हेलो रियन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी और पावर, जो हमने थ्योरी क्लास किए थे उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, है ना। जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस टाइप के, उसी टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने टोटली क्या देखा था, टोटली हमने थ्योरी पढ़ा था, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, है ना। क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा गया था, बट उसमें न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। तो पिछले क्लास जो भी किए होंगे उसको काफ़ी अच्छे से पता होंगे। जो नहीं भी किए होंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम जितना भी फॉर्मुला यहाँ टर्म वाइज लगेगा वो सारा फॉर्मुला आपको हम बता दिया करेंगे। बट आपको डिस्क्रिप्शन में पिछले क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप चाहे वर्क का करना चाहे या एनर्जी या पावर, वो तीनों का लिंक मिल जाएगा। आप सावधानी पूर्वक जा करके क्लास कर सकते हैं कंटिन्यू। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आज का क्लास क्या है, वर्क एनर्जी और पावर का हम लोग क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रश्न करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ 3 प्रश्न को लिया है। इन तीनों प्रश्नों को आप सभी क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेस की आवश्यकता होगी। तो हमें ये 2 प्रश्न क्या करना, इरेज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ठीक ना। तो आप लोग आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। ठीक ना। तो हम एक प्रश्न को यहाँ से इरेज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न सभी कोई अच्छे से पढ़िएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल है। क्या 20 न्यूटन का एक फोर्स दिया गया है, एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी वस्तु को हम कितना 2 मीटर विस्थापित कर रहे हैं और 20 जूल कार्य करता है। कितना जूल कार्य करता है, 20 जूल। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तब पूछ रहा है आपसे कि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। अगर हमने बताया था शुरू क्लास में ही, जिस दिन फिजिक्स हम फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे, मात्रक यूनिट एंड डायमेंशन, है ना, उसी दिन हमने बताया कि फिजिक्स जो है, अगर आप उसका यानी कि डायग्राम बनाना सीख जाइएगा, कोई भी प्रश्न का अगर आप डायग्राम की सहायता से सॉल्व कीजिएगा तो वो प्रश्न काफ़ी ईजी हो जाएगा। बिना फॉर्मूला रहते हुए भी आप आंसर उसका थोड़ा सा निकाल सकते हैं। ठीक, फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, बट अगर फॉर्मूला अगर मिस हो जाए तो आप अगर डायग्राम बनाना जानते हो, डायग्राम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो डायग्राम किस तरह से बनाएंगे भैया, तो डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। 20 न्यूटन का एक बल, आपको पता होगा कि जब भी हमने कार्य चैप्टर जो हमने पढ़ा, कार्य में हमने क्या पढ़ा, किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाकर, क्या किसी वस्तु पर हमने फोर्स लगाकर उसको फोर्स की दिशा में विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक, तो मान लीजिए कि इस दिशा में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा F, और ये एस डिस्प्लेसमेंट से ये विस्थापित हो गया। ठीक, और हमने ये भी बताया था कि इनके बीच का जो एंगल होगा, मान लीजिए वह थीटा है, तभी हमने बताया कि W बराबर क्या होता है, F इंटू एस कॉस थीटा। आई बात समझ में, यही हमने बताया था पिछला क्लास में। ठीक, जब भी आप पिछला क्लास कीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, वहाँ अच्छे से और भी हमने बताया था। ठीक, तो 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे 1 नंबर का, है ना। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। फिजिक्स में क्या होता है, गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो उसको। ठीक, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, 20 न्यूटन का एक बल, मीन्स 20 न्यूटन अगर बोल रहा है तो फोर्स कितना है, 20 न्यूटन का है। क्लियर है? उसके बाद एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, मतलब हम किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाए और वह कितना बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित हो गया है। मीन्स कहा जाए तो एस, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 20 जूल, यहाँ देखिए, और आपको क्या दे दिया है, 20 जूल कार्य करता है। मीन्स वर्क आपको दे दिया है क्या, 20 जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो वर्क ही दे दिया है आपको कितना, 20 जूल दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। बल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण क्या होगा। बीच का कोण हम लोग ने क्या माना है, थीटा माना है। तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे क्या, वाट। यही थीटा इक्वल टू वाट निकाल करके इसको देना है, कितना डिग्री का कोण से ये फोर्स लग रहा है और जो ये 2 मीटर विस्थापित हो रहा है, ये कितना डिग्री के एंगल से हो रहा है। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा फ्रेश करते हैं। सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला होता है वर्क का। ठीक, हमने काफ़ी टाइप्स का फॉर्मूला बताया था, इसको हमने काफ़ी तरह से इसको कैलकुलेशन भी किया था। ठीक ना, वेक्टर के टर्म में भी इसको लेके गया था। W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा होगा। उसके बाद बात करेंगे अब क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देख रहे हैं कि 20 जूल जो है वर्क दिया हुआ है, तो 20 लिखिए। ठीक, उसके बाद फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर इंटू कॉस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं 20 से 20 कैंसिल हो रहा है, 1, है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉस थीटा को इधर लाए अगर तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ है, यहाँ कितना है, हाफ है। तो हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2। तो कॉस 60 डिग्री हम लोग लिख, तो आइए हम लोग देख चुके थे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। ठीक ना, तो यहाँ से टोटली मेरा आ जाएगा क्या, थीटा इक्वल टू 1/2, ये टोटली आ जाएगा। तो हम लोग ने टोटली देखा है कि अगर हमें क्या दिया हो, फोर्स दिया हो और डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वर्क दिया हुआ हो, तो हम लोग थीटा वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सेकंड नंबर के प्रश्न को देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक ना, तो सेकंड नंबर का प्रश्न बोल रहा है, अगर किसी वस्तु के संवेग में
संवेग मीन्स बात करें तो किसकी, मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक ना। अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। देखिए सवाल है ना, थोड़ा सा हल्का है बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। स्टूडेंट है ना परसेंटेज देकर के भाग जाता है, ये परसेंटेज को लेकर के इस सवाल का वेटेज बढ़ जाता है। परसेंटेज को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि मीन्स अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहले उस वस्तु का जो संवेग था वो कितना था, वो टोटली, अब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है तो 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो 110 हो गया, ठीक समझिएगा। यहाँ से 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो हमने रिलेशन बताया था वो क्या बताया था, ठीक ना। हमने प्रूव भी किया था कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। ये हमने प्रूव किया था पिछले क्लास में, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर/2m। हमने इसको किस तरह से किया था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है, तो mv² को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया तो उसके रूप में p²/2m आ गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम लोग ने पिछले क्लास में ही इसको देख चुके थे। अब 10% की वृद्धि बता रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछला वाला जो हमने बताया था कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो सबसे पहले हम लोग मीन्स बात करेंगे किसकी, यानी इनिशियल पोजीशन की बात करेंगे। प्रारंभिक में कोई वस्तु अपने आप में 100%, प्रारंभिक में कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट, 100% आता है। तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन अगर यहाँ से हम लोग देखना चाहे, सोल्यूशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी लिखे। अब यहाँ से थोड़ा इसको हम लोग डिनोट कर देंगे किस चीज़ से, कि हमें पता चलेगा कि कौन सा इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल है और कौन सा फाइनल है। तो इसको हम लोग इनिशियल आई से हम लोग डिनोट कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा क्या, हमने यहाँ फॉर्मूला बताया p²/2m। मीन्स संवेग का अगर स्क्वायर करेंगे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर/2m। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए इसको, इसी फॉर्मूला से रिलेट करेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करेंगे हम लोग, किसकी, फाइनल की अगर बात करें। मीन्स हम लोग का क्या है कि इनिशियल पोजीशन में कोई काइनेटिक एनर्जी है जो है वो अपने आप में 100% है, उसमें क्या कर रहा है, 10% का वृद्धि कर रहा है, 10% बढ़ा रहा है, तो मीन्स 110% हो जाएगा। तो 110 का स्क्वायर हो जाएगा, 110 का स्क्वायर हो जाएगा, मोमेंटम कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा अपॉन 2m। इक्वेशन सेकंड मान लीजिए इसको, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमें मिल चुका है। तो अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक, परसेंटेज चेंज निकालना है हमको, परसेंटेज चेंज। अब जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा उस गतिज ऊर्जा में कितना परसेंट का बदलाव होगा, उसी काइनेटिक एनर्जी में जब 10% बढ़ा देते हैं तो कितना बदलाव होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे, हमने पिछले क्लास में बताया था कि अंतिम में से यानी कि इन फाइनल में से हम लोग को इनिशियल माइनस कर देना है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देना है अपॉन इनिशियल कर देना है। मीन्स आप जब 8th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ते होंगे, लाभ तथा हानि, तो उस चैप्टर से अगर हम थोड़ा सा कंसेप्ट को रिलेट करेंगे, लाभ अगर हमें निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल घटा क्रय मूल करते हैं। क्या करते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल घटा क्रय मूल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो वहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, लाभ निकल जाता है। लाभ जैसे ही निकलता है तो हम लोग परसेंटेज लाभ जो परसेंटेज प्रॉफिट जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल। तो सेम फंडा यहाँ भी होगा, आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना। इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो एक हिसाब से लाभ, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर लाभ निकलेगा, और यहाँ से करेंगे तो एक मेरे पास क्या आएगा, कितना ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है, कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई है वो आएगा यहाँ से, ठीक। तो वही हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर ही होगा, ठीक ना। परसेंटेज चेंज इक्वल टू अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल है ना, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। थोड़ा सा टर्म को हम रिलेट करते हैं परसेंटेज लाभ से। मान लीजिए यहाँ चेंज नहीं लिखा हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो हमने परसेंटेज प्रॉफिट क्या पढ़ा कि विक्रय मूल घटा क्रय मूल इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वही हमने लिखा है विक्रय मूल घटा क्रय मूल इंटू अगर 100 से गुना कर देंगे तो इसको परसेंटेज चेंज बोल सकते हैं, इंटू 100 से अगर गुना कर देंगे तो परसेंटेज चेंज बोल देंगे, ठीक। इंटू 100 अपॉन क्रय मूल होता है, ठीक। तो ये टोटली टर्म आप रिलेट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो थोड़ा सा स्पेस की आवश्यकता होगी हमें, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रब करते हैं, ठीक। फाइनल में से जैसे ही आप इनिशियल को माइनस कीजिएगा एक प्रकार का वहाँ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट जैसे ही आएगा तो आपको पता होगा कि हम अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्रय मूल करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल में मेरा कितना था और इनिशियल में कितना था। तो फाइनल में कितना था, 110 का स्क्वायर अपॉन 2m, और इनिशियल में 100 का स्क्वायर अपॉन 2m, ये था आपका, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 110 का स्क्वायर अपॉन 2m। सवाल को ठीक से समझिएगा थोड़ा सा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा तुरंत, ये सवाल ऐसा है ना, अपॉन 2m। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अपॉन आपका क्या, हमने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी इंटू इनिशियल में कितना है 110 अपॉन 2m। 110 इनिशियल में कितना 100 है ना, इनिशियल का 100 है इंटू 2m, 100 का स्क्वायर भी है, ठीक। इतना हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इंटू 100 है ना,
थोड़ा सा हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2100 अपॉन, इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा 2100 अपॉन 10,000 है ना, कितना आ जाएगा 2100 अपॉन 10,000 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक, आ जाएगा 21%। तो टोटली जो मेरा काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होगा वो कितना होगा 21% का चेंजिंग आएगा। आई होप कि यहाँ तक आपका सवाल क्लियर होगा। अब लोग जल्दी से इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा आउटपुट और इनपुट से रिलेटेड रहेगा। तो हम लोग उसको किस तरह से एक नया कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, ठीक ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तीसरा प्रश्न को देखने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट को देखेंगे। वो कंसेप्ट क्या है, अगर आपको पूछ दे परसेंटेज इफिशियंसी, मीन्स किसी मशीन की अगर क्षमता अगर आपको परसेंटेज में पूछ दे तो वो आप किस तरह से निकालिएगा। तो आपको क्या करना है कि वो मशीन जो होगा वो पहले कुछ इनपुट लेता होगा, तब आपको आउटपुट प्रोवाइड करता होगा। तो आपको करना है कुछ नहीं, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, इतना करना है। तो अब सवाल को हम लोग देखेंगे। सवाल कह रहा था, आप लोग के पास सवाल भी होगा, हमने पहले ही बता दिया था कि आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ये सवाल का आपको काम आएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से, मीन्स कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वह विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट का, तो सवाल था मेरा क्या, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि विद्युत स्रोत प्राप्त कर रहा है कितना 1 किलो आवर का, है ना, 1 किलो आवर का, ठीक, या 1 किलो वाट भी बोल सकते हैं, की शक्ति लेकर 1 HP की शक्ति देता है। मीन्स अगर हम उसको इनपुट 1 किलो वाट दे रहे हैं तो वो हमें आउटपुट में कितना 1 HP प्राप्त देता है, ठीक है, शक्ति प्राप्त करता है। तो इस मशीन की दक्षता क्या होगी, परसेंटेज इफिशियंसी क्या होगी, यही फॉर्मूला लगेगा। बट थोड़ा सा सवाल को आप ठीक से समझिएगा। कोई क्या बोल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो क्या कर रहा है कि किसी विद्युत स्रोत से, मान लीजिए यहाँ कोई विद्युत स्रोत है, इससे कितना कर रहा है वो इनपुट लिखते हैं हम लोग, इनपुट के रूप में वो कितना ले रहा है 1 किलो वाट ले रहा है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, इनपुट 1 किलो वाट लिया, अब इसी इनपुट से ये क्या कर रहा है, ये जो आपको आउटपुट दे रहा है वो कितना दे रहा है 1 HP दे रहा है। जो मेरा फर्स्ट क्लास किए होंगे, हमने फर्स्ट क्लास में भी इसका वैल्यू बताया था और आज भी बताएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू से ही आपका प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ देखिए, इनपुट के रूप में 1 किलो वाट ले रहा है, आउटपुट के रूप में 1 HP ले रहा है। दोनों का यूनिट तो पूरा उल्टा हुआ है, तो यूनिट को हम लोग सेम करते हैं, दोनों को वाट में लेकर के चलते हैं। 1 किलो वाट बोल रहा है मतलब 1000 वाट, कितना 1000 वाट की बात हो रही है, ठीक। अगर 1 HP, हमने बताया था पिछले क्लास में कि 1 HP बराबर क्या होता है 746 वाट। अब बोलेगा भैया दोनों यूनिट तो अब सेम आ गया, वाट में आ गया, वाट में आ गया, तो इफिशियंसी निकालिए। तो परसेंटेज इफिशियंसी जो निकलेगा मशीन की इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट कितना आ रहा है 746 वाट, वाट नहीं लिखेंगे क्योंकि वाट कट जाएगा, ठीक ना, अपॉन इनपुट कितना आ रहा है 1000 वाट, ठीक, इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देख रहे हैं ये कट रहा है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे यानी कि 746 हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा, इक्वल टू 74.6% आ जाएगा इसका टोटल इफिशियंसी। क्लियर है। इस तरह से आप परसेंटेज के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपका यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। हमने 3 प्रश्न किया है, इन्हीं 3 प्रश्न से रिलेटेड आपके एग्जाम में थोड़ा सा इसका क्या होगा वैल्यू, यहाँ 2 किलो वाट दे सकता है, 2 HP दे सकता है, इसमें कुछ नहीं करना है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, तो 2 HP और 2 × 746 वाट इक्वल टू जितना भी आएगा वो टोटली आपका कन्वर्ट हो जाएगा वाट में। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा आपको यूनिट से खेला करना है, यानी यूनिट जो है उसका चेंज करके देगा। तो आपको क्या करना है, यूनिट को सेम करना है, यूनिट को सेम करते ही आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज का क्लास यही तक। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।